गरीब के पेड़ पर जादुई बैंगन। एक गांव में दो भाई रहते थे और दोनों बहुत मेहनती थे। छोटा भाई जो कि पढ़ा लिखा था वह शहर में सब्जियों का व्यापार करता था, तो वहीं बड़ा भाई जो अनपढ़ था वो गांव में रहकर अपनी जमीन पर खेती करता था। जमीन तो बहुत बड़ी थी, मानो जैसे 3 बीघा खेत एक साथ जुड़े हों, लेकिन वह एक ही खेत पर खेती करके अपने भाई के साथ काम कर रहा था। बाकी के जो 2 बीघा खेत थे उनमें बहुत बड़े और पुराने पेड़ थे। अरे संजीत भैया, इस बार की खेती में कितना मुनाफा होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो खेती सही से होती नजर नहीं आ रही। इस बार बरसात कहाँ हुई है? जब बरसात होगी तभी तो खेती अच्छे से होगी और हमारा अच्छा प्रॉफिट होगा। वैसे अपने अंदाज के हिसाब से तो यही लगा पा रहा हूं कि बारिश होगी और बहुत जल्द होगी। अच्छा चलो ठीक है भैया, आपने बहुत मेहनत कर ली, आज के लिए इतना काफी है, आप घर चलते हैं। भाभी ने घर पर हमारे लिए खाना बनाया होगा। रोहन अपने बड़े भाई को अपने साथ घर ले आता है, जिसके बाद वो दोनों घर जाकर सबसे पहले हाथ मुंह धो लेते हैं। अरे तुम दोनों आ गए, चलो अच्छा है। अभी मैंने गर्मा गर्म खाना बनाया ही है, जल्दी से ले आती हूँ, खा लेना। संगीता रसोई से खाना लाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। इधर रोहन डाइनिंग टेबल पर बैठता है तो उधर संजीत जमीन पर बैठकर खाता है। अरे अरे, आप फिर से जमीन पर ही बैठ गए हो, चलो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाओ। अरे नहीं, मुझे तो जमीन पर बैठकर ही खाना खाना अच्छा लगता है, तो मुझे यहीं पर खाना दे दो। दे दो भाभी, भैया को उन्हें ऐसे ही खाना अच्छा लगता है, आखिर मेरे भैया देसी जो हैं। यह सुनने के बाद संगीता संजीत को खाना दे देती है और उसके बाद रोहन से कहती है, अरे देसी भैया के विदेशी छोटे भैया, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम विदेशी बहू इस घर में कब लेकर आ रहे हो? ये सुनते ही रोहन शांत हो जाता है। भाभी अब आप क्या कहना चाह रही हो? ये खूबसूरत लड़की की फोटो मुझे तुम्हारे कमरे में सफाई करते हुए मिली। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम किसी से प्यार करते हो। रोहन शर्माने लगता है। क्या भाभी, आप भी ना मजाक करने लगी हो, ये लड़की तो कोई नहीं है। अब बता भी दो कौन है ये लड़की, और कब मिला रहे हो मुझे अपनी पसंद की लड़की से? अरे तुम्हारी शादी भी तो करनी है हमें। तभी संजीत कहता है, अगर मेरा पढ़ा लिखा भाई किसी पढ़ी लिखी समझदार लड़की से शादी करना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो बल्कि बहुत खुश हो जाऊंगा। अपने बड़े भाई का ये प्यार देखकर रोहन बहुत खुश होता है और वह अपनी भाभी को विशाखा के बारे में सब कुछ बताता है। कह दो हमारी देवरानी जी को, देवर जी, कि हमें उनके आने का बहुत बेसब्री से इंतजार है और बहुत जल्द हम अपने देवर की बारात लेकर अपनी देवरानी के घर जाएंगे। इस तरह संगीता अपने देवर की बारात लेकर विशाखा के घर जाती है और दोनों की शादी करवाकर उन्हें घर ले आती है। विशाखा शहर की मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की थी। वो शहर के तौर तरीकों में रहना जानती थी। गांव आने के बाद उसे बहुत सी परेशानियां होती हैं। हे भगवान, यहाँ पर शावर नहीं है, बाथरूम में ना तो नहाने का टॉवल लगाने की जगह और ना ही कपड़े। कैसा बाथरूम है ये? रोहन, रोहन कहाँ हो तुम? क्या हुआ विशाखा? ये कैसी जगह ले आए हो तुम मुझे? यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना तो ढंग का बाथरूम है और ना ही यहाँ कोई होटल या शॉपिंग मॉल है। ये गांव का एरिया है, यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ पर तुम्हें ये सब चीज मिलना मुश्किल है। ओ गॉड, तो तुम यहाँ से अपना हिस्सा बेच दो ना और शहर में अपना खुद का घर खरीद कर वहीं पर अपना कोई काम कर लो। लेकिन हमारा ये काम अच्छा खासा चल रहा है। क्या अच्छा खासा चल रहा है? घर में बातचीत तुम बनाओ, शहर से व्यापार भी तुम करो और सारी मेहनत का प्रॉफिट तुम्हारे भैया ले जाते हैं। अरे तुम अपने, मेरे और हमारे आने वाले बच्चों के बारे में कब सोचोगे? रोहन यह सुनकर थोड़ी देर शांत हो जाता है। ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। देखो, मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ पर किसी आदमी को खेतों पर छोड़ दो, वो खेती बाड़ी खुद कर लेगा। अपना हिस्सा यहाँ से बेचकर शहर में चलते हैं, वहां तुम अपना खुद का काम भी कर लेना, दोनों तरफ से पैसे कमाओगे फिर तुम। तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है, मुझे अच्छा लगा, मैं भैया से इस बारे में बात करूंगा। कुछ दिन बाद रोहन अपने भाई के पास जाता है और उससे कहता है, भैया मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मुझे शहर में रहना है। मुझे आप जमीन जायदाद और इस घर का हिस्सा दे दीजिए, जिससे मैं अपना शहर में खुद का कोई काम कर सकूं। साथ में 3 बीघा खेत भी तो है, आप उनमें से बाकी के 2 ले लो और मुझे जिस पर खेती करते हो वो दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ये तुम क्या बोल रहे हो? इतने सालों से अपने भाई के साथ रहते आए हो और आज तुम्हें सब चीजों में बंटवारा चाहिए। जेठानी जी, आपको क्या दिक्कत है? जब बंटवारा होगा तो बराबर का ही होगा, आपका जितना होगा आपको मिल जाएगा। ये सुनते ही संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहस मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा।
विशाखा बड़ी ही चालाकी से रोहन के द्वारा खेतीबाड़ी वाला खेत और पूरा घर अपने कब्जे में करवा लेती है और अपनी जेठानी के लिए घने जंगल वाले खेत छोड़ देती है। इन खेतों में काम करने में आपको बहुत मेहनत लगेगी, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं, इनको जड़ से उखाड़ना आसान बात नहीं। तुमने सही कहा, कितने सालों से ये बड़े बड़े पेड़ यहाँ पर हैं, इसे कितनी हरियाली रहती है और आज मुझे मजबूरन इन्हें काटना पड़ेगा। संजीत यह बोलते हुए कुल्हाड़ी उठाता है और उसके हाथ कपकपा रहे थे। वो जैसे ही कुल्हाड़ी उठाकर पेड़ पर मारने वाला होता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है और वह कुल्हाड़ी एक तरफ फेंक देता है और पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इन मासूम पेड़ों को मैं नहीं काट सकता, मैं कहीं मजदूरी कर लूंगा। संजीत इतना कहते कहते रोते हुए उसके आंसू पेड़ की जड़ में गिरते हैं। तभी वहां पर एक अजीब सी रोशनी प्रकट होती है, जिससे वहां के सारे पेड़ अचानक से हिलने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक से जिस पेड़ की जड़ में संजीत के आंसू गिरे थे, उस पेड़ पर बैंगन उग जाते हैं और वह पेड़ भरे हुए बैंगनों से नजर आने लगता है। उन खेतों के ऊपर जो बड़े बड़े पेड़ थे, उन सभी के ऊपर बहुत सारे बैंगन उग जाते हैं। क्या जो मैंने देखा वो तुम भी देख रही हो? अचानक से इन पेड़ों के ऊपर ये बैंगन उगाए, क्या ये जादुई बैंगन है? तभी उस पेड़ की टहनियां लहराने लगती हैं और उस पेड़ की आंख नाक मुंह बन जाते हैं। पेड़ बहुत ही प्यार और प्रेम से कहता है, हाँ, ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि जादुई बैंगन के पेड़ है। हम सभी तुम्हारे पूर्वजों के जादुई बैंगन के पेड़ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? जादुई बैंगन के पेड़ के बारे में माँ और पिताजी ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। क्योंकि किसी के लालच की वजह से हमने अपने आप को हमेशा के लिए यहाँ नॉर्मल पेड़ में बदल दिया था, लेकिन तुम्हारे आंसू की वजह से हम वापस से जीवित हो गए। अब से तुम हमारे जादुई बैंगनों का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तो तोड़कर देख सकते हो। संजीत के हाथ कांप रहे थे। वह जैसे तैसे करके एक बैंगन तोड़ता है, तभी वहां पर उस बैंगन की जगह नया बैंगन उग जाता है। यहाँ तो फिर से एक नया बैंगन उग गया। हाँ, तुम जहां से भी कोई भी बैंगन तोड़ोगे, वहां पर एक बैंगन दोबारा से उग जाएगा। यही तो हमारे पेड़ों पर लगे हुए जादुई बैंगनों की खासियत है। यह सुनकर संजीत बहुत खुश होता है। वह संगीता के पल्लू में कुछ बैंगन तोड़कर भर लेता है। जहां से भी वह तोड़ता है, वहां दोबारा बैंगन उग जाते हैं। वो बैंगनों को लेकर घर आ जाते हैं और अगले दिन सुबह ही सब्जी मंडी में कम दामों पर बेचते हैं। आइए आइए, बढ़िया बढ़िया ताजी ताजी बैंगन खरीद कर ले जाइए, मात्र 10 रुपए में 1 किलो, 1 किलो 1 किलो 10 रुपए में 1 किलो, बढ़िया बढ़िया बैंगन। आइए आइए, बैंगन खरीदिए। 10 रुपए किलो बैंगन खरीदने हर कोई पहुंच जाता है। बहुत जल्द संजीत के बैंगन बिक जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। घर तो छोटा भाई ले गया, अब कुछ पैसे जोड़कर हम अपना खुद का घर बनाएंगे। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दोनों पति पत्नी मिलकर जादुई बैंगन बेचकर पैसे इकट्ठे करते हैं और खूब मेहनत करते हैं। बहुत जल्द वह अपने लिए एक घर भी खरीद लेते हैं, जिसमें वह आराम से रहने लगते हैं। लेकिन इधर विशाखा की बातों में आने के बाद रोहन ना तो घर का रहता है, ना ही घाट का। शहर में उसका कोई काम नहीं चल पाता और अपने भाई से हड़पी हुई जमीन पर कोई ठीक से खेती भी नहीं कर पाता। विशाखा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारी बातों में आता ना और ना ही ये सब होता। आप मुझे माफ कर दीजिए। चलिए हम भैया भाभी से मदद मांग लेते हैं, आखिर वो आपके बड़े भाई हैं, आपको माफ कर देंगे। विशाखा रोहन के साथ वापस गांव आती है। इसके बाद वह अपनी जेठानी और जेठ से माफी मांगती है। वो दोनों उसे माफ कर देते हैं, जिसके बाद संजीत अपने छोटे भाई को जादुई बैंगनों के बारे में बताता है। अब दोनों भाई मिलकर पहले की तरह काम करने लगते हैं, जिससे उनकी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।